ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब तक एक एक पाकिस्तानियों के जहन में जिंदा है। उन्हें खुद पर भारत की चढ़ाई ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। पाकिस्तानियों को अब भी डर सता रहा है कि भारत ने जो एक्शन उनके खिलाफ लिया उसके तेवर को देख ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि वो आगे भी शांत बैठने वाला है। पाकिस्तान के लोग और वहां की सरकार हर दिन उगते सूरज को देख अल्लाह को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज वो सही सलामत बच गए। मतलब भारत के विस्फोटकों की आवाज पाकिस्तानियों के कानों में आज तक गूंज रही है। वो अब भी उस पल को याद कर रहे हैं और सहम जाते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को एक संदेश भी दे दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत चुन चुनकर अपने दुश्मनों को पाकिस्तान की धरती पर निपटा रहा और ऐसा ही चलता रहा। वो दिन दूर नहीं जब एक एक कर भारत के सभी दुश्मन पाकिस्तान में निपट जाए। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का दावा है पाकिस्तान में रॉ कई साल से एक्टिव है। रॉ और अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस मिलकर पाकिस्तान में काम कर रहा है। चुन चुनकर अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में खत्म कर रहे हैं। हाफिज सईद की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक छोटी सी झलक ही पाकिस्तान को दिखाई और इतने भर में पाकिस्तान के पसीने छूटे। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने भारत को लेकर क्या दावा किया है उसे आपको बता दें। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया है कि पाकिस्तान में रॉ कई साल से एक्टिव है। रॉ और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस मिलकर पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने दावा किया कि रॉ और एनडीएस ने मिलकर पाकिस्तान में खुफिया सेल बनाए और दोनों रॉ और एनडीएस मिलकर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहे हैं और कराची और लाहौर में उनके टारगेट। भारत और अफगानिस्तान की खुफिया विभाग चुन चुनकर अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में खत्म कर रहे हैं और उन्हें साफ साफ भविष्यवाणी की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में और भी लोगों का खात्मा होना तय है। और इसी वजह से पाकिस्तान में हाफिज सईद की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई। यहां तक कि पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। एक बार फिर आपको हामिद मीर का दावा है कि पाकिस्तान में भारत की कई एजेंसियां एक्टिव हैं, खासकर से रॉ और एनडीएस की उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि रॉ और एनडीएस पिछले लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और इन दोनों एजेंसियों ने अपने कई खुफिया जो सोर्सेज है उनको वहां पे तैयार किया है। अपने दुश्मनों को वो हिंदुस्तान वहां पर चुन चुनकर मार रहा है और ये दोनों एजेंसियां वहां पर टारगेट किलिंग करा रही हैं। खासकर से लाहौर और कराची को लेकर ये हामिद मीर का दावा है कि इन दोनों शहरों में टारगेट किलिंग करवाई जा रही है। हामिद मीर का यह भी दावा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में और लोग भी मारे जा सकते हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और दाऊद के भी जो सेफ गार्ड था, जो सेफ हाउस था, वहां से उसको शिफ्ट कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में रॉ कई सालों से एक्टिव है। इसे लेकर पाकिस्तान में खलबली मची है। दाऊद हाफिज जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो रॉ है क्या जिसे लेकर पाकिस्तान इतना परेशान है, ये आपको बता दें। रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करती है। रॉ विदेशी खुफिया जानकारी देती है और इतना ही नहीं, ये गुप्त ऑपरेशन को अंजाम भी देती है। भारत के विदेश रणनीति हितों को आगे बढ़ाने का काम करती है और उसमें मदद करती है। रॉ को 1962 और 1965 युद्ध के बाद बनाया गया। औपचारिक तौर पर इसका गठन सितंबर 1968 में हुआ। रामेश्वर नाथ काव रॉ के पहले निदेशक थे। भारत की वो एजेंसी जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब तक कई खतरनाक मिशन को ये एजेंसी अंजाम दे चुकी है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 को हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद रॉ का गठन किया गया। रॉ का मुख्य काम विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। इससे पहले आईबी
आंतरिक और बाहरी दोनों खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करती थी, लेकिन रॉ के गठन के बाद विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम जो है वो रॉ का है। इतना ही नहीं, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारत के खिलाफ हो रही साजिश का पता लगाना और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना, साथ ही साथ भारत के नीति निर्माताओं को सलाह देना, भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना, ये काम जो है वो रॉ का है। रॉ कई बार कई खतरनाक मिशन को अंजाम तक पहुंचाती है। साथ ही साथ अगर रॉ की बात करें तो रॉ में चयन का भी एक प्रक्रिया है जो कि काफी मुश्किल होता है। रॉ में एजेंट जो रखे जाते हैं वो कई तरह की प्रक्रिया होती है, कई तरह के एग्जाम होते हैं, उसके बाद उन्हें रखा जाता है। रॉ की अगर हम बात करें तो रॉ के मुखिया जो हैं वो सीधे रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री को देते हैं। रॉ ने अब तक कई खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। रॉ करती क्या है जिससे पाकिस्तान दहशत में है, यह भी अब आपको बताता हूं। रॉ का काम है विदेशी साजिशों को नाकाम करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, उसे जड़ से खत्म करने का काम रॉ करती है। विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना रॉ का प्रमुख काम है। इसके साथ ही रॉ नीति निर्माताओं को सलाह भी देती है। भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने में रॉ का अहम योगदान है। भारत के खिलाफ साजिश को रोकना, यह काम भी रॉ करती है। देश और देश के लोगों की सुरक्षा में रॉ का अहम योगदान है। भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में रॉ की अहम भूमिका है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इसका मेन काम होता है जानकारी को इकट्ठा करना, यानी कि भारत के प्रति जो भी जानकारियां विदेश से आ रही हैं उन सभी जानकारियों को एकत्रित करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना, यानी कि उन जानकारियों का विश्लेषण करना। भारत के हित में, भारत के अहित में, या देश के खिलाफ कौन से प्रोपेगेंडा सामने वाला चला रहा है, या देश के जो कि एक तरह से हम कहें तो दुश्मन है वो भारत के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करना, उसकी जानकारी देश के जो नीति निर्धारित लोग हैं उन तक पहुंचाना, और उसके बाद देश को आने वाली जो एक तरीके से हम कहें तो एक तरीके से जो चुनौतियां हैं और इसके साथ साथ देश में जो आतंकवाद है उसको रोकने का काम भी रॉ के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ इस बात का पता लगाना कि भारत के बारे में क्या कुछ विदेशों के अंदर प्लानिंग चल रही है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कौन कहां पे बैठकर किस तरीके से भारत के अंदर प्लान कर रहा है, इसकी भी जानकारी रॉ के द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा गुप्त ऑपरेशंस चलाना, भारत के विरोध में जो लोग उठे हुए हैं या फिर भारत के खिलाफ जो आवाजें उठी हुई हैं उसके पीछे कौन ताकतें हैं, इसकी भी जानकारी का पता लगाना रॉ का काम है। देश कैसे सुरक्षित रहे, देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके बारे में जो जानकारी है जितनी लिया जा सके, इन सब को जुटाना रॉ का काम है। और यही कारण है कि रॉ का जो फुल फॉर्म भी है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, यानी कि जांच और एक तरीके से विश्लेषण विंग जो है वो रॉ को कहा जाता है। हरिंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स थाना भारत, दिल्ली। अब आप ये समझ चुके होंगे कि रॉ क्या है और कैसे इसके एजेंट काम करते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि रॉ का एजेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि रॉ में शामिल होना बच्चों का खेल नहीं है। तो जान लीजिए कि ये खुफिया एजेंसी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप में अंदर क्या कैपेबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए। रॉ में सिलेक्शन से पहले हर कैंडिडेट को इसके लिए कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जल्द डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा जरूरी। बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, इसके लिए कई चरणों में वेरिफिकेशन किया जाता है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, अगर विदेशी भाषाओं का ज्ञान है तो इसे प्लस पॉइंट माना जाता है। लॉजिक और रेडिकल सोच का संयोजन आवश्यक है। लंबे समय तक काम करने की अपनी क्षमता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को भेष बदलने में काबिल होना चाहिए, इसका स्किल उनके पास होना चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रॉ एजेंट के रूप में शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपको शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। पकड़े जाने पर रॉ एजेंट को उच्च स्तर की गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। आईएएस, आईपीएस, आईबी का मिलिट्री में काम का अनुभव होना चाहिए। अब आपको भारत के एक ऐसे एजेंट के बारे में बताता हूं जिसने पाकिस्तान में रहते हुए न सिर्फ अपनी नई पहचान बनाई बल्कि भारत के लिए काम करते करते
उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर। उनका नाम है रविंद्र कौशिक। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने रॉ ज्वाइन कर ली थी। उनका नया नाम नवी अहमद शाकिर रखा गया। उनके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए गए। उन्हें पाकिस्तान खुफिया मिशन के लिए भेजा गया। रविंद्र कौशिक जब थिएटर कर रहे थे तो उस वक्त वो एक इंडियन आर्मी अफसर का रोल निभा रहे थे, जो चीन की सेना के पकड़े जाने के बाद भारत से जुड़ी अहम जानकारी देने से मना कर देता। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर रॉ अफसर इतने खुश हुए कि उन्होंने रॉ में आने का उन्हें ऑफर दिया। रॉ में आने के बाद रविंद्र कौशिक को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई और फिर मिशन पर भेजा। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान सेना के मेजर के पोस्ट पर शामिल किया गया और इसी दौरान पाकिस्तान के एक आर्मी अफसर की बेटी से मोहब्बत हो गई। उनका नाम अमानत था। शादी करने के बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए। यहां तक कि उन्होंने अमानत को भी कभी इस बारे में पता नहीं लगने दिया कि वो रॉ में काम करते। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी, जिसकी वजह से रॉ को भारत की डिफेंस रणनीति को मजबूत करने में काफी मदद की। 1983 में जब भारतीय जासूस इनायत मसीहा बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान पाकिस्तानी सेना के हत्थे चढ़ गए तो पाकिस्तानी सेना से पूछताछ में रविंद्र कौशिक का राज उन्होंने खोल दिया। पाकिस्तान में कौशिक को 1985 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सजा को उम्र कैद में भी तब्दील किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर नाम दिया। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पाकिस्तान कांपने लगता है। मोदी सरकार को जब भी पाकिस्तान को करारा जवाब देना होता है तो वो अजीत डोभाल से सलाह मशवरा जरूर करते हैं। अजीत डोभाल के लिए कहा जाता है कि वो अपने काम के प्रति इतने जुनूनी हैं कि वो उसे अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अजीत डोभाल हैं, और अजीत डोभाल कहां से आए, कैसे आए, वो कौन है जिनके नाम से पाकिस्तान खौफ में रहता है, ये भी आज आपको बताते हैं। अजीत डोभाल को रॉ एजेंट के तौर पर 37 साल का तजुर्बा है। डोभाल ने अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। पाकिस्तान में वो करीब 7 मुसलमान का भेष बनाकर रहे, 7 साल तक मुस्लिम भेष बनाकर रहे। आतंकवाद को काबू करने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला। कई आतंकी साजिशों को पाकिस्तान में रहकर नाकाम भी किया उन्होंने। भारत विरोधी गतिविधियों को पूरी तरह उन्होंने खत्म कर दिया। जान जोखिम में डाल हर मिशन को उन्होंने अंजाम दिया। पाकिस्तान में रहते हुए किसी को उनकी भनक तक नहीं लगी कि कोई भारत का जासूस वहां रहता है। 1984 स्वर्ण मंदिर में हुए आतंकी हमले के बाद काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में डोभाल का अहम रोल था। डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर तक गए और बाहर आते ही आतंकियों की जानकारी सेना को दी और फिर सेना ने आतंकियों को मार दिया। 1999 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट जेएंड के पंजाब में खुफिया एजेंट के तौर पर काम करते। औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया की उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक
एक वो है, अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था, मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। अजीत डोवाल वो नाम जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। 1968 बैच के केरला काडर के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल ने अपनी पूरी जिंदगी में अलग अलग जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। एक रॉ एजेंट के रूप में 7 साल तक वो पाकिस्तान के अंदर अपना धर्म बदलकर यानी मुस्लिम बनकर रहे और वहां पर जितने भी आतंकी संगठन थे उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उनकी सेना के बारे में बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अजीत डोवाल ने अपने करियर के दौरान इकट्ठा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन अजीत डोवाल वो नाम जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। 1968 बैच के केरला काडर के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल ने अपनी पूरी जिंदगी में अलग अलग जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। एक रॉ एजेंट के रूप में 7 साल तक वो पाकिस्तान के अंदर अपना धर्म बदलकर यानी मुस्लिम बनकर रहे और वहां पर जितने भी आतंकी संगठन थे उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उनकी सेना के बारे में बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अजीत डोवाल ने अपने करियर के दौरान इकट्ठा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने लॉन्च किए उसमें अजीत डोवाल के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया, क्योंकि अजीत डोवाल वो नाम है जिससे हर बात की जानकारी है कि आतंकियों के लॉन्च पैड पाकिस्तान में कहां हैं और किस हमले के पीछे कौन से आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है। इसीलिए जब भी अजीत डोवाल का नाम किसी भी ऑपरेशन में इंक्लूड होता है पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है, क्योंकि एक रॉ एजेंट के रूप में अपनी पहचान को छुपाकर 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में वो रहे और उन्होंने उस 7 साल के दौरान बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, चाहे वो आईएसआई से जुड़ी हुई हो या पाकिस्तान की सेना के या आतंकियों के रहनुमाओं के बारे में। इसीलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया, एयर स्ट्राइक भारत ने किया, उस दौरान ऑपरेशन की कमान खुद अजीत डोवाल संभाल रहे थे। और इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और उस दौरान भी अजीत डोवाल के अनुभव और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में जो उनका टेन्योर रहा है वो पूरे कमांड को एक तरीके से पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। लेकिन एक रॉ एजेंट के रूप में अजीत डोवाल ने पाकिस्तान की नाक के नीचे रहकर सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा की और जितने भी लॉन्च पैड थे उनको तबाह करने के लिए जो फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की अजीत डोवाल ने। इसकी वजह से पाकिस्तान उनके नाम से खौफ खाता है। पाकिस्तान को इंडिया का जेम्स बॉन्ड यानी कि अजीत डोभाल का डर सता रहा है। शहबाज मुनीर आंख बंद करते हैं तो उनको सपने में अजीत डोभाल दिखते हैं। अजीत डोभाल की तीसरी पारी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। क्या है भारत के एनएसए का पाकिस्तान प्लान? आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएं।